हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम एरिस्टोफेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, एरिस्टोफेन्स जो थे इनका जन्म 446 सेंचुरी में हुआ था और इनकी मृत्यु 386 बीसी में हुई थी। अब यहाँ पे एरिस्टोफेन के बारे में अगर हमें पहले भी पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को पता होगा, ये एक कॉमिक पोइट थे, यानी कि ये अधिकतर कॉमेडी लिखते थे। ग्रीक टाइम पे कॉमेडी लिखते थे। पहले ऐसे उस टाइम के कॉमेडियन थे ये। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी लाइफ के बारे में। एरिस्टोफेन्स का जन्म 5 सेंचुरी बीसी के दौरान हुआ था। एरिस्टोफेन के जो नाम का मीनिंग होता है वन हु अपीयर बेस्ट। इसका मीनिंग होता है, एरिस्टोफेन का मीन्स वन हु अपीयर बेस्ट, यानी कि जो बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ता है। इनको हम फादर ऑफ कॉमेडी भी बोलते हैं और प्रिंस ऑफ एंशियंट कॉमेडी भी बोलते हैं, क्योंकि ये एंशियंट टाइम पे कॉमेडी लिखते थे। अब अगर हम बात करें क्यों बोला जाता था, वो इसलिए बोला जाता था क्योंकि ही इज़ क्रेडिटेड विद द फर्स्ट सर्वाइविंग रिकॉर्ड ऑफ कॉमेडी प्ले। उस टाइम के जो कॉमेडी लिखी जाती थी उस टाइम पे, उनमें से जो सरवाइव कर पाई है वो एरिस्टोफेन्स की ही कॉमेडी सरवाइव कर पाई है। इसीलिए हम इसी को, एरिस्टोफेन्स को ही फादर ऑफ कॉमेडी बोलते हैं और द प्रिंस ऑफ एंशियंट कॉमेडी बोलते हैं। और ये जो थे ये समर्थक थे कॉमेडी के। और कौन सी कॉमेडी के समर्थक थे? ओल्ड कॉमेडी के। ठीक है, आपको ध्यान रखनी है। उस टाइम पे 3 टाइप की कॉमेडी लिखी जाती थी, एक ओल्ड कॉमेडी, एक मिडल कॉमेडी और एक न्यू कॉमेडी। और जो एरिस्टोफेन थे ये फॉलोवर थे, समर्थक थे ओल्ड कॉमेडी के। इसके अलावा आगे हम पढ़ेंगे मिनेंडर के बारे में। मिनेंडर न्यू कॉमेडी को सपोर्ट करते थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना कि एथेनियन कॉमेडी अगर हम बात करें तो ये 3 भागों में डिवाइडेड है। एक है ओल्ड कॉमेडी, जिसको लिखते थे कौन? सबसे ज़्यादा एरिस्टोफेन्स। ठीक है, ओल्ड कॉमेडी सर्वाइव टुडे लार्जली इन द फॉर्म ऑफ 11 सर्वाइविंग प्ले ऑफ एरिस्टोफेन्स। जो ओल्ड कॉमेडी है वो किस में मिलती है हमें? वो मिलती है एरिस्टोफेन के 11 जो सर्वाइविंग वर्क्स है उनके अंदर। ठीक है, मिडल कॉमेडी लगभग लॉस्ट हो चुकी है, मिली नहीं है। और जो न्यू कॉमेडी है ये कैसे लिखी जाती थी? ये एक पपीरस के पौधे से एक कागज बनता है, उसके ऊपर लिखी जाती थी। ठीक है, और इसके जो फ्रेगमेंट मिले हैं, इसके जो अंश मिले हैं वो मिनेंडर के लिखे हुए मिलते हैं। ठीक है, इसलिए जो मिनेंडर को बोला जाता है कि इन्होंने न्यू कॉमेडी को समर्थन किया था। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इनके वर्क्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूजीसी नेट में जो इम्पोर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे। तो जो पहला वर्क्स है वो है स्टूडेंट क्लाउड्स। इस वर्क्स में बहुत बुरे तरीके से इन्होंने जो फिलोसफर सुकरात हैं, जो सोक्रेट्स हैं, उनको क्रिटिसाइज किया था। और इसकी वजह से इनको, सुकरात को ट्रायल भी मिली थी, जेल में भी जाना पड़ा था और मृत्यु भी हुई थी। ये बात किसने कही है? ये बात प्लेटो ने कही है अपने एक वर्क अपोलॉजी ऑफ सोक्रेट्स को। ठीक है, अपोलॉजी ऑफ सोक्रेट्स नाम का एक वर्क लिखा है प्लेटो ने। उसके अंदर ये बात कही गई है कि सुकरात के मरने के पीछे कारण किसका था? एरिस्टोफेन का जो वर्क है क्लाउड्स, वो कारण था, क्योंकि क्लाउड्स के अंदर सुकरात की बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, निंदा की है। ठीक है, अगर हम उस क्लाउड्स वर्क की बात करें तो इसमें एक बूढ़ा फार्मर होता है जिसका नाम होता है स्ट्रेप्सिडीज, ये नाम होता है। ठीक है, और ये अपने बेटे को एक स्कूल में भेजता है। ये रहा स्कूल का नाम। ठीक है, ये आप याद रखना है। ये इस स्कूल के अंदर, ये एक फिक्शनल स्कूल होता है। ठीक है, और ये जो फिक्शनल स्कूल है ये किसके द्वारा चलाया जाता है? ये चलाया जाता है सोफोक्लीज के द्वारा। ठीक है, अब एरिस्टोफेन यहाँ पे किस किस को क्रिटिसाइज कर रहा है? सबसे पहले तो सुकरात को भी कर रहा है। एरिस्टोफेन दूसरा किसको क्रिटिसाइज कर रहा है? सोफोक्लीज को भी करता है। एरिस्टोफेन पोक्स एट द फॉलोवर ऑफ सोफोक्लीज। अच्छा, सोफोक्लीज ने क्या दिया था? एक मूवमेंट दी थी सूफिज्म की। ठीक है, यानी इनको भी क्रिटिसाइज करता है, सोफोक्लीज को भी और सुकरात को भी। कौन से वर्क में? क्लाउड वर्क में एरिस्टोफेन इनको क्रिटिसाइज करता है, इनकी निंदा करता है, इनका मजाक उड़ाता है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है वास्प।
ठीक है। वास्प का मीनिंग होता है बर्ड्स। अब इसमें उसने डायरेक्ट अटैक किया था क्लियोन के ऊपर। क्लियोन कौन था? जो उस टाइम पे एक जनरल था, एथेनियन जनरल था, इसको हम पॉलिटिशियन भी बोल सकते हैं। और ये उस टाइम पे क्या कर रहे थे? पेलोपोशियन वॉर में लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो वास्प जो बर्ड है इसमें डायरेक्ट अटैक किस पे कर रहा है? वो क्लियोन के ऊपर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है? एक ओल्ड कंजर्वेटिव माइंडेड बंदा होता है, ठीक है, पुराने विचारों वाला बंदा, उसका नाम होता है फिलोक्लियोन, ठीक है। आपको पता होगा, अगर आपने रूट वर्ड पढ़ा है तो फिलो मीन्स होता है लव। फिलो मीन्स क्या होता है? लव, ठीक है। और क्लियोन हो गया इसका नाम। तो फिलोन क्लियोन का मीनिंग क्या हो गया? लव क्लियोन, अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो फिलोक्लियोन नाम का एक व्यक्ति होता है, उसका एक बेटा होता है बेडले क्लियोन, ठीक है। इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो मीनिंग बनता है फार्ट क्लियोन, ठीक है। यानी एक तरीके से इसका मजाक बनाया जा रहा है। और जो ये ब्लेडली क्लियोन है, ये अपने पिताजी फिलोक्लियोन को लॉक कर देता है एक रूम में, ताकि वो कोर्ट को अटेंड ना कर सके, ठीक है। एक तरीके से कटाक्ष करता है वो। इस वर्क के माध्यम से एरिस्टोफेन मजाक बनाता है किसका? क्लियोन, जो कि एथोनियन जनरल है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट वर्क है ये है लाइस्ट्रेस्टा, ठीक है। ये क्या है? ये एंटी वार वर्क है। देखो समझना, उस टाइम पे क्या चल रही थी? वॉर चली हुई थी, ठीक है। कौन सी वॉर? रिटन बाय एरिस्टोफेन इन 411 BCE टुवर्ड्स द एंड ऑफ पेलेस्पोनियन वॉर, ठीक है। उस टाइम पे एक वॉर चली हुई थी, पेलेस्पोनियन वॉर। इसका जिक्र मैं कई बार कर चुका हूँ। ये किन किन के बीच चल रही थी? एथेंस और स्पार्टा के बीच चली हुई थी। ये जो वर्क है, ये जो ड्रामा है, ये एंटी वार प्ले है, ठीक है। यानी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर ये प्ले लिखा गया है। अब ये कैसे हुआ? इन्होंने कहा वोमेन एंडिंग द पेलेस्पोनियन वॉर। वोमेन ने, ये जो लिस्ट्रेस्टा थी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सभी महिलाओं को इकट्ठा किया जो वॉर में गए हुए थे, जिनके पति, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? वोमेन ने इस वॉर को ख़त्म करने के लिए ग्रीक सिटी और ये एथेंस और स्पार्टा, इन सभी की महिलाओं को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि अगर ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई तो ये अपने हस्बैंड के साथ फिजिकल नहीं होंगी, ठीक है। वोमेन एंडिंग द पेलेस्पोनियन वॉर बिटवीन ग्रीक सिटी स्टेट बाय डिनाइंग ऑल द मैन ऑफ द लैंड एनी सेक्स, ठीक है। तो समझना, इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से मना कर दिया कि अगर तुम वॉर नहीं ख़त्म करोगे, या तो तुम वॉर में जाओ या अपने वाइफ को चुन लो। तो इस वजह से, ठीक है, ये वॉर उन्होंने बोल दिया था कि लड़ाई नहीं करनी। Lysander is a woman who convinced all the women of Greece to abstain from sex until the Peloponnesian War end. She also sees the Athenian tragedy. तो उन्होंने मना कर दिया था कि आपको, सभी महिलाओं को इकट्ठा किया इस लेडी ने, और उसने कहा कि अपने हस्बैंड को आप बिल्कुल भी टच नहीं करने दोगे जब तक कि वो इस वॉर को ख़त्म नहीं कर देते, ठीक है। और इसी के साथ साथ उन्होंने जो यहाँ की एथेंस की जो ट्रेजेडी थी, पैसा था वहाँ, उस पर भी रोक लगा दी थी, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ? वॉर ख़त्म हो गई, ठीक है। और इसका थीम का क्या मैसेज है इस ड्रामा का? कि क्रिटिकल ऑफ वॉर है। एरिस्टोफेन यहाँ पे ये शो करना चाहता है कि जो मैन होता है वो क्या होता है? सेक्स इज स्ट्रोंगर देन द डिज़ायर ऑफ विक्ट्री। जीत से ज़्यादा, लड़ाई से ज़्यादा उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सेक्स इंपॉर्टेंट है। ये बात इस थीम का मैसेज है। लाइसेंड्रिया सेट आउट ऑफ एंड द वार बाय कन्विंसिंग द वोमेन ऑफ ग्रीस टू अब्सटेन फ्रॉम सेक्स अंटिल ए पीस एग्रीमेंट इज रीच, ठीक है। उन्होंने कहा कि अपने सभी हस्बैंड को वो मना कर देंगे कि उनको टच नहीं कर सकते जब तक कि आप लड़ाई ख़त्म नहीं करते, और इस काम में, लड़ाई को ख़त्म करने में वो सफल भी हो जाती है, ठीक है। तो ये वर्क है, इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो आप समरी पढ़ सकते हो। ये छोटा सा वर्क है, ठीक है। इसके बाद आता है एक फ्रॉग वर्क, ठीक है। फ्रॉग वर्क में डायनोसियस के बारे में बताया गया है, ठीक है। डायनोसियस आपको पता ही है, गॉड ऑफ वाइन है, गॉड ऑफ वाइन, ठीक है। फेस्टिवल होता है इन्हीं के ऊपर। इन्होंने एक अलग तरीके की ड्रेस पहनी होती है और ये हेड्स के पास जाती है। हेड्स कौन सा है? अंडरवर्ल्ड के भगवान के पास, ठीक है, ताकि वो किसको वापस ला सके? यूरिपिडीज को वापस ला सके। कहाँ से?
मृत्युशैया से। ठीक है, आपको पता ही है कि जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसको ज़मीन में दफन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी। अब यूरिपिडीज़ को भी उस टाइम मर चुका था, ठीक है, तो यूरिपिडीज़ को भी वहाँ से वापस लेके आना था। तो ये इस तरीके से प्ले है। और इस प्ले के अंदर, फ्रॉग प्ले के अंदर क्या होता है, एक सीन आता है जिसमें एस्किलस और यूरिपिडीज़ दोनों का कंपेयर किया जाता है कि कौन, हु इज़ द बेटर पोइट। ठीक है, एक सीन आता है इस फ्रॉग के अंदर, इस प्ले के अंदर। ठीक है, अब इसका नाम, इस प्ले का नाम फ्रॉग क्यों रखा गया, तो ध्यान रखना जो इसके अंदर कोरस थे, जो कोरस मीन्स जो स्टेटमेंट बोलते हैं, कमेंट करते हैं प्ले के अंदर, उनको हम बोलते हैं कोरस। सो देयर इज ए कोरस ऑफ फ्रॉग्स इन द वर्क, इसीलिए दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द फ्रॉग्स। ठीक है, कोरस में वैसे तो नॉर्मल कौन होते हैं, आदमी होते हैं, 4-5 आदमी होते हैं, वही स्टेटमेंट देते हैं, वही कमेंट करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो फ्रॉग्स थे, यानी उन्होंने फ्रॉग्स की वेशभूषा पहनी हुई होगी, इसीलिए इस ड्रामा का नाम जो रखा गया फ्रॉग्स रखा गया था। एक चीज़ ध्यान रखना, एक पीबी शैली ने वर्क लिखा था, सोर्स क्या था, ओडिपस टायरेनियस, जो आपने पढ़ा है ओडिपस रेक्स, वहाँ से सोर्स लेकर पीबी शैली ने एक वर्क लिखा ओडिपस टायरेनियस और स्वेलन फुट द टायरेंट। उसमें जो कोरस थे ना, जैसे इसमें कोरस कौन है, फ्रॉग्स हैं, यानी जो वे होते हैं फ्रॉग्स, लेकिन उसमें कोरस कौन थे, पिग्स थे। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा ऐसा वर्क है जिसमें पिग्स कोरस हैं, ठीक है, सुअर को एज ए कोरस के रूप में दिखाया गया, तो ध्यान रखना पीबी शैली का वर्क है ओडिपस टायरेनियस। ठीक है, और आपको पता ही होगा ओडिपस टायरेनियस और स्वेलो फ्यूट ऑफ टाइनस इज ए स्टायरिकल ड्रामा। ये जो पीबी शैली ने लिखा था एक स्टायरिकल ड्रामा था ऑन द ट्रायल फॉर एडल्ट्री, एडल्ट्री के ऊपर लिखा गया था, जो कैरोलिन थी, ठीक है, जो वाइफ थी जॉर्ज द फोर्थ की, उसके ऊपर लिखा गया था। और किसी अनोनिमस ने लिखा था उस टाइम पे, मतलब ये शो नहीं किया गया था किसने लिखा था, लेकिन पीबी शैली ने लिखा था, लेकिन बाद में ये दबा दिया गया वर्क, ठीक है, जिससे किसी को पता ना चले। और उसमें किसकी एडल्ट्री दिखाई गई थी, कैरोलिन महारानी की, जो वाइफ थी किंग जॉर्ज द फोर्थ की। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, इसके अंदर जो फ्रॉग्स के अंदर जो डायनोशियस भगवान होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो हेड्स में जाता है, हेड्स के पास जाता है, जो अंडरवर्ल्ड का भगवान है उसके पास जाता है, वहाँ से जो मर चुके हैं लोग उनको वापस लेके आने की कोशिश करता है। कौन से हैं वो, जैसे एक्लीज और यूरिपिडीज। द फ्रॉग्स ड्रॉप द कोरस एन अटेम्प्ट टू यूनाइट ए ग्रुप ऑफ डेड कैरेक्टर विद द कन्वेंशनल लिविंग ऑडियंस। तो जो मर गए हैं उनको वापस जीवंत में लाने के लिए एज ए ऑडियंस के सामने ये फ्रॉग्स वर्क लिखा गया है। दिस प्ले इज मेमोरियल टू दोज हु डाइड इन द पेलोपोनियन वॉर। अब ये जो वॉर थी पेलोपोनेशियन वॉर, इस वॉर के अंदर बहुत सारे व्यक्ति मर गए थे, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वर्क लिखा गया था। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर इट्स ऑल्सो ए फेयरवेल टू द क्लासिकल एज। ठीक है, इस दौरान क्लासिकल एज भी लगभग ख़त्म ही हो चुकी थी, इस वजह से इसको फेयरवेल भी माना जाता है इस वर्क को, कि क्लासिकल एज की ख़त्म होने के कारण ये फ्रॉग वर्क लिखा गया है। इसके अंदर कैसे परफॉर्म हुआ था, एज दिस प्ले वॉज रिटन एंड परफॉर्म, उस दौरान जब ये प्ले लिखा जा रहा था, द पेलोपोनेशियन वार वॉज हैपनिंग बिटवीन द सिटी ऑफ एथेंस एंड स्पार्टा। उस दौरान क्या चल रहा था, एथेंस और स्पार्टा के बीच ये लड़ाई चल रही थी, उस दौरान ये परफॉर्म किया गया था। इसमें क्या होता है, डायनोशियस जो गॉड ऑफ वाइन है, जो कि ग्रीक गॉड है, जो प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले का, वो अपने एक स्लेव को लेके जाता है, ये है स्लेव का नाम XANTHIAS। कहाँ पे लेके जाता है, हेड्स के पास। हेड्स कौन है, जो अंडरवर्ल्ड का भगवान है, यानी धरती के नीचे। अब वो क्यों जाता है वहाँ पे, ताकि वो अपने जो मरे हुए ट्रेजेडियन है यूरिपिडीज, उसको वापस लेके आ सके। क्यों वापस लेके आ सके, ही डज दिस बिकॉज ही बिलीव द सिटी ऑफ एथेंस इज रैपिडली डिक्लाइन। उसे ऐसा लगता है कि जो एथेंस की सिटी है, एथेंस का जो शहर है, वो धीरे धीरे नीचे गिरने लग रहा है, ख़त्म होने लग रहा है वहाँ की वैल्यू, और जो यूरिपिडीज है वही एकमात्र इस एथेंस शहर को बचा सकता है, इसीलिए वो वापस बुलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है, ये भी आप थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट वर्क है वो है असेंबली वोमेन। ये भी एक कॉमेडी है जिसको 391 BCE में लिखा गया था क्लासिकल ग्रीक प्ले राइट एरिस्टोफेन ने।
ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, द प्ले पोजेस ए हाइपोथेटिकल गवर्नमेंट टेक ओवर इन विच द वोमेन ऑफ एथेंस ओवरथ्रोन इट्स लीडर। इसमें क्या होता है, जो वीमेन होती हैं वो क्या करती हैं, जो मैन होते हैं इनकी पावर को ख़त्म कर देती हैं और खुद वहाँ की एथेंस की मतलब क्वीन बन जाती हैं। यानी पावर स्ट्रक्चर किसकी के हाथ में आ जाता है, वोमेंस के हाथ में आ जाता है। और वोमेंस के हाथ में आने के बाद ये क्या करती हैं, जो वोमेंस होती हैं ये भी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखना स्टार्ट कर देती हैं। इनकी तरह ही मतलब मेल की तरह ही ये उनके जैसे कोट पैंट पहनना स्टार्ट कर देती हैं। तो इस टाइप से जो जेंडर रोल्स हैं वो चेंज कर दिए जाते हैं इस वर्क में, असेंबली वोमेन में। ये आपको ध्यान रखना है। और ये बहुत सारी चीज़ों को बैन कर देते हैं, जैसे कम्युनिस्ट रिफॉर्मेशन आ जाता है, बैनिंग प्राइवेट वेल्थ एंड मैंडेटिंग इक्वालिटी ऑफ द सेक्सेस। सभी को बराबरी का दर्जा दे देती हैं, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे वो अनअट्रैक्टिव हो, सभी के लिए वो बराबरी का सिद्धांत लगा देते हैं। यानी पावर शिफ्ट हो जाती है इसके अंदर। इस जैसे नॉर्मली क्या होता है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था होती है, लेकिन इसके अंदर वोमेन की पावर आ जाती है, मतलब मात्र सत्तात्मक व्यवस्था को दिखाया गया है असेंबली वोमेन के अंदर। ठीक है, जिसमें सारी पावर किसके पास आ जाती है, वोमेन के अंदर। ठीक है, वो सभी डिसीजन लेना स्टार्ट कर देती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट राइटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसके अलावा आप इनके वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको टेलीग्राम से सर्च करना है तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं हरीश नागर इंग्लिश के नाम से, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे मैं इंग्लिश से रिलेटेड लगभग सभी चीज़ें वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।